हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे बीए 5th सेमेस्टर की, यानी कि आपके 3rd ईयर की, जिसमें मैं आपसे जो चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ वो कर रही हूँ पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था। ये इतिहास के विद्यार्थियों को समर्पित है ये वीडियो। तो ये रहेगा आज का पार्ट 2। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था, इसमें मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया था। थोड़ा सा जो है हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, यूरोप में आप सबको पता है कि सामंतवाद आया था। जैसे ही उसका पतन शुरू हुआ तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, पूंजीवाद, भौगोलिक खोजें, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, इस बहुत सारी घटनाएं इसके बाद उत्पन्न होने लग गई थी। और ये आपका रहा था संक्रमण का काल। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था कैसे कैसे इसमें परिवर्तन दिखाई दिए हैं। और भौगोलिक खोजों ने तो किस तरह जो है पूरे के पूरे यूरोप को बदल ही डाला। फिर कहते हैं कि जब ये भौगोलिक खोजें होने लगी तो उसके बाद आपके जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक जो आपके हैं संपर्क होने लग गए थे दूसरे देशों से, भौगोलिक खोजों से, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया था। और इस तरह हम कह सकते हैं जब चीज़ आसान हो जाती है तो हम उनकी संस्कृतियों से भी मिलते जुलते हैं, उनसे मेल मिलाप होता है। तो एक अच्छे लेवल पर कह सकते हो कि जो है व्यापार करना आसान हो जाता है। तो ये वही बात थी। लेकिन जब ये राष्ट्रीय राज्य उत्पन्न हो गए थे तो ये अपने से पिछड़े हुए पर अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए थे उन पर ये अधिकार करना चाहते थे। और ऐसा ही हमें देखने को मिला 15वीं शताब्दी में, जो औपनिवेशिक अधिकार को ही अपनी पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का नाम देते हैं। और इस प्रक्रिया जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दल थे उस समय, थे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। इन तीनों पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि ये आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं थे। बात करेंगे हम इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये आपको मैंने बताया था कि भूमध्य सागरीय देशों के आर्थिक विकास से हुई थी। जो स्पेन, पुर्तगाल और जो इटली है, इनके जो भौगोलिक खोजें यहाँ हुई, फिर इसमें औपनिवेशिक व्यवस्था की नींव डली। फिर जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो क्षेत्र आते थे वो अटलांटिक क्षेत्र की ओर जो है ट्रांसफर हो गए थे। बहुत अच्छे से मैंने आपको कल करवाया था। पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी, ये वही बात आ गई है। सामंतवाद का पतन हुआ, भौगोलिक खोजें हुई। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको कुस्तुतुनिया पर जो है तुर्कों का अटैक बता दिया था कि अधिकार हो गया था। तो इससे इनकी बीच की कड़ी, एशिया और यूरोप की जो बीच की कड़ी थी वो थे आपका कुस्तुतुनिया, और यहाँ पर तुर्कों का जो है कह सकते हो अधिकार हो गया था, क्योंकि 60% यहाँ पर इसका व्यापार होता था। तो इस तरह भी कह सकते हो कि इसमें हम जो है अधिकार करने में सक्षम रहे। पूर्वी देशों के व्यापार का महत्व, सोना चांदी का लालच, राष्ट्रीयता की भावना, मानचित्रों में सुधार हुआ, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तकनीक का विकास, तोपखाने का भी महत्व, और पुर्तगाल और स्पेन का योगदान। तो इतना मैंने कल आपको करवाया था। तो आज हम बात करेंगे कि पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का अर्थ और स्वरूप क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम। जब किसी शक्तिशाली राज्य द्वारा हम अन्य किसी क्षेत्र या राज्य पर राजनीतिक या आर्थिक अधिकार अगर हम कर लेते हैं तो उसको हम साम्राज्यवाद का नाम देते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब भी कोई शक्तिशाली राज्य है तो अभी आपको मैंने बताया था कि एशिया, अफ्रीका, उस पर बहुत ज़्यादा जोर डाला होता, क्योंकि वो इतने जो है पावरफुल नहीं थे, वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे। तो अधिकार कर लिया जाए तो उसे साम्राज्यवाद का नाम दे दिया गया। मानव इतिहास इस बात का गवाह है कि मानव जीवन का जब से उद्भव हुआ है, जब से, ठीक है, तो तब से आप कह सकते हो कि उसके स्वभाव में यही चीज़ आई है कि किस तरह मैं अपने साम्राज्य को बढ़ा सकूं। तो ये साम्राज्यवाद भावना के लक्षण इसमें विद्यमान रहे हैं। चाहे आप उठा के देख लीजिए, अब सिकंदर का साम्राज्य उठा लो, चाहे आप रोम साम्राज्य, चाहे आप मंगोलों का, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके सामने कि जिससे आपको लगेगा कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ये लक्षण उनके सामने हमेशा ही देखने को मिले हैं। साम्राज्यवाद के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल नए नहीं थे। साम्राज्यवाद का स्वरूप पहले के साम्राज्यवादी स्वरूप से अलग जरूर था। अतीत काल में जितने भी साम्राज्यवाद आए हैं उनका अधिकतर स्वरूप राजनीतिक ही था। शक्तिशाली शासक जो था अपने स्वयं के राष्ट्र की सीमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करने पर बल देता था। ठीक है, वो जो उसके पास सीमाएं बनी हुई हैं, जैसे राष्ट्र है उसकी जो सीमाएं बनी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करने पर बल देता था। और इसमें जो जितनी भी चीज़ें थी ना, वो भूमिका रहती थी उनकी राजनीतिक विस्तार वो करना चाहते थे।
ठीक है। इससे वो उनको लगता था कि हाँ हमने कुछ प्राउड उनको फील होता था उस चीज़ को करने पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ना मध्यकाल तक, तो मध्यकाल तक ये चीज़ थोड़ी सी बदल चुकी थी, स्वरूप बदल चुका था, क्योंकि महत्वाकांक्षी शासकों को ही इस प्रवृत्ति को प्राचीन साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बात करेंगे हम आगे की 15वीं शताब्दी में, जब ये साम्राज्यवर्ती जो आपकी प्रवृत्ति है ना, मैंने आपको जो प्रवृत्ति है बताई है, ये उभरने लग गई थी, बहुत अलग हो गई थी 15वीं शताब्दी में तो आते आते। और इस नई प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा क्या होता कि हमने क्या टारगेट करना है कि अब हमने अपने राष्ट्र के जो है उनकी जो सीमाओं को नहीं, मतलब हमने उनको बढ़ाना नहीं, हमने अब क्या करना है, हमने अब विशेष समुद्र पार उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रवृत्ति आ चुकी थी। देखिए 15वीं शताब्दी में इतना बड़ा जो है चेंज आपको दिखने को मिला। सबसे पहले जो कहेंगे कि उपनिवेशवाद कहाँ से शुरू हुआ था, वो आपके भूमध्य सागरीय देश थे। स्पेन, पुर्तगाल और इटली ने इन सब ने बहुत ज़्यादा जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। और ये जो आपके भूमध्य सागरीय देश थे, ये आपके जो अटलांटिक देश में की महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है। विस्तृत करने में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ट्रांसफर हो गए थे। और इस तरह के जो उपनिवेशवाद के तहत सीमाओं के विस्तार के स्थान पर अधीन क्षेत्र के ही आर्थिक संसाधनों को हमने अधिक महत्व दिया था उस समय, ठीक है। आरंभ में हमने क्या किया, साहसी नाविक आए थे, उन्होंने उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि को तैयार की। बाद में जो व्यापारी उसमें आए थे उसको स्थायित्व दिया। शासकों की भूमिका भी सम्मिलित इसमें होने लग गई थी व्यापार में, तो इस व्यवस्था को औपनिवेशिक ने राजनीतिक रूप ले लिया। अब यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना ने समुद्र जो आपके पार उपनिवेश थे उनकी स्थापना पर जोर देना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में साहसी नाविक आए, इनको व्यापारियों का सहयोग मिला। अब ये दोनों चीजें मिलकर क्या हो गई हैं, और इसमें आपका एक शासक भी इंक्लूड हो गया, तो राजनीतिक रूप तो अपने आप ही आ गया, ठीक है। अब वो क्या होगा कि एक राष्ट्रीय राज्य बन गया है, राज्य बन चुका है, जिसमें आपके शासक भी हैं, व्यापारी भी हैं, नाविक हैं जो चीज़ों को खोज रहे हैं। तो क्या होगा, तो वो समुद्र पार उपनिवेशों पर अपना अधिकार करेंगे। उन्होंने यही काम किया। तो इसमें जो आपके स्पेन है और पुर्तगाली हैं, इन दोनों ने ही पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था में जो है अपनी भूमिका अदा की। गॉट इट, आप समझ गए होंगे अब मैं आपको क्या कह रही हूँ। इन दोनों देशों ने अपनी उस स्तरीय जहाजरानी तथा जो साहसी नाविक थे जिन्होंने हर चीज की खोज करी, उसमें सबसे पहले जो है अमेरिका के क्षेत्रों पर जो है इन्होंने अधिकार शुरू किया। चाहे स्पेन है चाहे पुर्तगाल है, तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। बाद में कहाँ ये ट्रांसफर हुए, पहले अमेरिका पे किया अपना उपनिवेश, क्योंकि ये समुद्र पार थे, क्योंकि कोलंबस ने कर ली थी खोज, आपको आगे मैं बताऊंगी। इसके बाद आपका अफ्रीका आएगा, इसके बाद आपका पूर्वी एशिया आएगा। और स्पेन और पुर्तगाल द्वारा अपनाई गई इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पुरानी औपनिवेशिक अवस्था का हमने इसमें नाम दिया है, ठीक है। चलिए इसके जो है तथ्यों का सहारा लेते हैं, इसकी अर्थ और प्रकृति को हम जानते हैं। इस व्यवस्था से क्या जो स्पेन और पुर्तगाल ऐसे काम कर रहे थे कि अमेरिका के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रहे थे, फिर वो अफ्रीका और पूर्वी एशिया पर आ गए, तो क्या इनके माइंड में चल क्या रहा था, ये करना क्या चाहते थे। तो इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य था कि जो अधीन क्षेत्र है ना, जो कमजोर मैंने आपको बताया, उनके आर्थिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करना है। व्यापारी और धर्म प्रचारकों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि देखो ऊपर राजनीतिक हो चुका था, ठीक है। शासकों तथा सैन्यपतियों की जो है भूमिका जो बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी इसमें। और साहसी नाविक और जो व्यापारी कंपनियों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि उनकी इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी, क्योंकि आप समुद्र पार उपनिवेश स्थापित कर चुके हो, तो ऑलरेडी तो इनकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। स्थानीय हितों का इसमें कोई भी महत्व नहीं था। इसका इतना ही मतलब था कि हमने बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्थिक संसाधनों का दोहन करना है, उनका लूट मचानी है। और आगे हम बात करें तो यूरोपीय देशों के मध्य उपनिवेश प्राप्त करने के लिए जो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका था कि मुझे चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई कि वहाँ पर जो और देश थे तो उनको लगने लग गया था कि इससे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उपनिवेश स्थापित करके, तो उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ चुका था। और वो क्या करने लग गए थे, एक दूसरे के जो है खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए थे। इस औपनिवेशिक जो आपकी व्यवस्था है, इसके जो तहत आपके स्पेन और पुर्तगाल है तो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा सीमित रखने का ही क्या किया, प्रयास किया। औद्योगिक विकास की ओर ना ध्यान दिए जाने के कारण 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, स्पेन और पुर्तगाल शक्ति पतन होने लगा। और इनका स्थान किन किन देशों ने ले लिया, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे अटलांटिक देशों ने ले लिया। समझ रहे हैं हम। इन्होंने जब औद्योगिक विकास शुरू हुआ, इतनी उन्होंने प्रगति देख ली, लेकिन उन्होंने ना इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसकी जो जगह है आपके आगे इंग्लैंड,
हॉलैंड और फ्रांस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना तक समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कि स्पेन की औपनिवेशिक व्यवस्था कैसी थी। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, भौगोलिक खोजों की शुरुआत हो चुकी थी और स्पेन इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका स्थान है, क्योंकि उसने क्या किया था, इसमें जितने भी आपके साहसी नाविक थे उन्होंने बहुत कठिन और जटिल जो है यात्राएं की थी। और इसमें जो सबसे ऊपर लेवल पे नाम आता है कोलंबस, आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था, अटलांटिक महासागर को पार किया और 1492 में अमेरिका के तट पर ये पहुंचने में सफल रहे थे। और स्पेन और शेष विश्व के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी भौगोलिक खोज थी। अब बात करेंगे हम कोलंबस की भूमिका क्या रही थी। ये बहुत ही साहसी थे, ठीक है। ये बहुत ही कैसे कह सकते हो कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और विश्व की भौगोलिक स्थिति संबंधी अपने जितने भी जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए इन्होंने मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत भी पढ़ा। इससे उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली। और जो कोलंबस थे वो मूल रूप से कहाँ से थे, ये आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जा सकता है और लिखने के लिए भी है कि कोलंबस कहाँ से थे। तो ये जेनेवा इटली के निवासी थे और उसने अपनी समुद्री भ्रमण के सपने को साकार करने के लिए पुर्तगाल के शासकों से समर्थन और संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास कर लिया था कि भाई मुझे संरक्षण दो। लेकिन उस समय पुर्तगाल भी उस समय जो है भौगोलिक खोजों के अभियान में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा था। बात करेंगे हम 3 अगस्त 1492 की। इसमें जो पोलस बंदरगाह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जहाज सांता मारिया के साथ अपनी समुद्र जो है यात्रा की शुरुआत की थी। यहाँ से जो है जर्नी इनकी स्टार्ट हुई थी। और कह सकते हो कि इनकी सहायता के लिए किन किन लोग ये जो है साथ में आए थे। एक पिंटा आया था, एक नीना, छोटे जहाज भी इनके साथ जो है रवाना किए गए थे। और 40 साथ में आपके कुशल जो हैं आपके साथ, इनके साथ जो कह सकते हो कोलंबस के साथ, कि इनके साथ जो है नाविकों को भेजा गया। इसमें जो है आप कह सकते हो कि कोलंबस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, उनको ज़मीन नहीं दिखाई दी, मगर इन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया कि इनको 12 अक्टूबर 1492 को ज़मीन के दर्शन हुए। अब वो उस चीज़ को समझ रहे थे कि भारत है, भारत को खोजने के लिए वो निकला था, मगर ऐसा नहीं था। इन्होंने कहते हैं कि वास्तव में ये भारत ना होकर गुहान हानी द्वीप था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस द्वीप पर यहाँ पर के जो यहाँ पर आसपास के लोग थे इनका स्वागत किया गया और कोलंबस स्वयं भी उनके उदारपूर्ण जो है व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये तो बात रही 12 अक्टूबर 1492 की। इसके बाद क्या हुआ, 1493 से 96 के बीच में इन्होंने दोबारा यात्रा करी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्योर्टोरिया, जेनेवा और कुछ अन्य कैरिबियन जो है द्वीपों की खोज की थी। पहले वो पहुंचे थे आपके गुहान हानी द्वीप पे, फिर वो प्योर्टोरिया, जेनेवा और कैरिबियन द्वीपों की इन्होंने खोज की। फिर इनकी जो नेक्स्ट जो कहते हैं कि यात्रा थी वो थी 1498 से 1500 के बीच में। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिका तक ये पहुंच चुके थे। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी हैं जो भी मैंने हाईलाइट कर रखी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम 1503 की। इसने अमेरिका की जो है अब इसमें अपनी अंतिम यात्रा की थी। किसने की थी, कोलंबस ने की थी। और इसमें जो है हाईवी द्वीप, मध्य अमेरिका के द्वीपों, डेरियन, जलडमरू नामक इन्होंने द्वीपों की खोज की थी। और इसके ठीक 3 साल बाद 1506 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब तक ये इतना आप देख सकते हो कि 3 बार इन्होंने यात्रा की, तो इतना तो आधार वो दे ही चुके थे, ठीक है। और स्पेनी औपनिवेशिक व्यवस्था की शुरुआत किस तरह हुई कि कोलंबस की जो महत्वपूर्ण यात्राएं थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको जानकारी मिल गई, क्योंकि 3 बार उन्होंने यात्रा कर ली है। उसने अपने आप को अमेरिका के जो है स्पेन के शासक का वायसराय भी घोषित कर रखा था कोलंबस ने, और इससे स्पेन को वहां अपने औपनिवेश स्थापित करने का नैतिक आधार भी जो क्या था प्राप्त हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि इसी को आधार बनाकर स्पेन के शासक ने इस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पोप से भी अनुमति ले ली थी। और पोप से जब उनको अनुमति मिल गई उसके बाद स्पेन ने सैन्य शक्ति के साथ अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ कर दिए। अब आगे स्पेन की बारी, क्योंकि उनके बंदे ने इतनी खोज कर ली थी, अब वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित इन्होंने शुरू कर दिए। इस तरह से उनका क्या हुआ, स्पेन द्वारा उनको भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा सोना चांदी का आयात हो गया। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वहाँ के जितने भी स्थानीय शासक थे जो स्पेन के थे उनको विभिन्न प्रकार के लालच दिए और उनको क्या किया कि हमारी तरफ आ जाओ, ठीक है।
फूट डाली और अपनी तरफ आ जाओ। इन्हीं स्थानीय शासकों की सहायता से स्पेन के सैन्य बेड़े ने अमेरिका के अंदरूनी क्षेत्रों में भी अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, यही बात हुई है यहाँ पर कि अंदर के बंदे ही जो है क्षेत्रों पर अधिकार करने लग गए थे और उसमें उपनिवेश स्थापित करने लगे थे। तो कैसा लगा ये सेशन? और भी जो है नाम आपके हाईलाइट हैं आपकी बुक में, मैंने अभी कोलंबस के बारे में ही डिटेल में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं देखती हूँ कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगा तो उसको ऐड ऑन कर दूंगी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें ये जो है आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करो, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करो और ऑल पर ज़रूर क्लिक करो। देखिए कितनी मेहनत लगती है कि आपके लिए जो है हाईलाइट किया जाता है और आपको साथ में ये भी बताया जाता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। और आप मैक्सिमम शेयर करो भाई कि आप देखो 1 के तो हमने टारगेट पूरा करना ही है। तो आज तो जितने भी हैं, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, आप प्लीज़ जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी ये जो है हम हरियाणा जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। और कल जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर आपको ज़रूर मिलेगा कि भारत में जो है यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, ठीक है, और उसमें आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।